Hello friends, I am Arpit. In today's video, we are going to talk about our neighboring country, अफगानिस्तान। और जब अफगानिस्तान की बात आती है, तो आजकल एक ही नाम आता है दिमाग में, वो है तालिबान। दोस्तों, कौन है ये तालिबान, ये जानना जरूरी है। इनकी हिस्ट्री क्या है, ये क्यों फॉर्म हुए, और जब से ये फॉर्म हुए हैं, तब से इनकी जर्नी क्या रही है। तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का क्या इनके साथ एंगेजमेंट है, क्या रिलेशन है, और इंडिया का जो अभी प्रेजेंट रिलेशन है वो क्या पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के लिए, चाइना जैसी कंट्रीज के लिए एक वैक्यूम क्रिएट कर रहा है कि वो अपना एंगेजमेंट्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज में नहीं है अफगानिस्तान के साथ। इस समय हमने तालिबान को एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर रखा है। बट कौन है ये तालिबान, ये जानना जरूरी है। उसके बाद हम एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौरान। कोल्ड वॉर से पहले, मतलब कोल्ड वॉर से पहले तो नहीं, बट कोल्ड वॉर में भी 1970s में। मैं अगर ये वाला टाइम पीरियड लू, 1978 से लेके 1989 तक, ये 10-11 साल अफगानिस्तान बिकेम अ थिएटर ऑफ द कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर वॉज बीइंग फॉट बिटवीन यूएसएसआर एंड दूसरी तरफ यूएसए। ये जो कोल्ड वॉर था, ये आइडियोलॉजी के बेसिस पे था। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म, और यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म। इस आइडियोलॉजी को फैलाने की रेस थी कोल्ड वॉर में लगी हुई। आपस में लड़ नहीं रहे थे ये लोग डायरेक्टली, यूएसए और यूएसएसआर। देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये क्या करते थे, ये दूसरे दूसरे देश जाते थे, अपना इंफ्लुएंस बनाने के चक्कर में वहां पे लोकल्स को लड़ाते थे। अब यूएसए अपना इंफ्लुएंस बनाना चाह रहा था अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की अगर आप लोकेशन देखोगे, बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन, बिकॉज अफगानिस्तान के जस्ट नॉर्थ में था यूएसएसआर। तो यूएसए अपना प्रेजेंस एस्टैब्लिश करे अफगानिस्तान में, उससे पहले यूएसएसआर ने यहां पर इन्वेड कर दिया। यूएसएसआर ने एक पपेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी। दिस पपेट गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पाश्तून्स। पाश्तून्स एक ट्राइब है जो अफगानिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान में भी पाई जाती है। तो पाश्तून्स को आइडियोलॉजी से अपनी इन्फ्लिक्ट किया, पाश्तून्स से ही सरकार बनवाई, बट वो सरकार कठपुतली सरकार थी, क्योंकि उनकी डोर सोवियत यूनियन के हाथ में थी। दैट इज वाई पपेट गवर्नमेंट। अब यूएसए ने देखा कि भाई ये तो यूएसएसआर की जीत हो गई है, तो यूएसए ने वहीं के कुछ लोकल जो वॉरलॉर्ड्स टाइप्स है, उनको मुजाहिदीन्स का दर्जा दिया। मुजाहिदीन्स आर दोज पीपल हु फाइट फॉर देयर ओन रिलीजन, और मुजाहिदीन्स को ट्रेन करना शुरू करा। मुजाहिदीन्स किन के खिलाफ लड़ेंगे? अपने ही अफगान भाई पाश्तून्स के खिलाफ लड़ेंगे, और आपस में मुजाहिदीन्स और पाश्तून्स की लड़ाई होने लग गई। मुजाहिदीन्स को सपोर्ट कर रहा था यूएसए, और पाश्तून्स को ऑब्वियसली यहां पर सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर। 1989 तक आते आते यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने की कगार पे था। हुआ नहीं था, बट होने की कगार पे था। बहुत सारी हार्डशिप्स थी, इकोनॉमिक हार्डशिप्स, पॉलिटिकल हार्डशिप्स, बहुत सारी हार्डशिप्स थी वहां। अब यूएसएसआर का विड्रॉ होना तो बनता था अफगानिस्तान से। ऐसा लग रहा था कि यूएसए इज गोइंग टू बी द क्लियर विनर ऑफ द कोल्ड वॉर, और था भी। एंड कोल्ड वॉर जीत भी गया यूएसए। बट यूएसए भी
ऑल ऑफ अ सडन विड्रॉ हो गया। यूएसए ने बहुत सपने बेचे थे मुजाहिदीन को, ये हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बट जब वो सपने पूरे करने की बारी आई तब तक यूएसए भी जा चुका था। तब मुजाहिदीन को और पाश्तून को रियलाइज हुआ कि ये बाहर वाले आए और हमें लड़ाकर चले गए, अब हमें एक दूसरे के साथ रहना है और आपस में नहीं लड़ना है। मुजाहिदीन ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अल कायदा, जिसका टारगेट था अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज। पाश्तून्स ने 1994 में बनाई तालिबान। तालिबान का मेन मकसद था पावर कंसोलिडेट करना, अफगानिस्तान में पावर में आना, मेन एम वो था इनका। बट इलेक्शंस लड़के पावर में आना नहीं, बंदूक की नोक पे वायलेंस फैला के एरियाज कंसोलिडेट करना। तो एक तरीके से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग हैं, उनका मोटिव कुछ और है, इनका मोटिव कुछ और है, बट एक अनसेड अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी थी दोनों के बीच में। अफगानिस्तान की धरती पे ही अल-कायदा वॉज गेटिंग ट्रेन्ड। Al-Qaeda was getting trained for the big attack, that is 9/11 attacks in 2001. On whom? On America. तो ऐसा कहते हैं कि अमेरिका has sown the seeds of terrorism, Islamic terrorism, and it has been, the karma of America which has impacted America. ऐसा माना जाता है क्योंकि अल-कायदा ने ही यूएसए पे 9/11 में अटैक्स किए थे, 11th of September 2001. अब देखते हैं फॉर्मेशन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ तालिबान। ये मैप है अफगानिस्तान का। इस मैप में अगर आप देखोगे 1992 में अभी बना नहीं था तालिबान, 1994 में बना। 1992 में अफगानिस्तान में पावर कितनी बटी हुई थी, कुछ एरिया किसी के अंडर, कुछ एरिया किसी के अंडर, कुछ एरिया किसी के अंडर, ऐसे। यहां पे 1994 में तालिबान बन जाती है और फिर यहां पर जो आप ये ग्रीन एरिया देख रहे हो, दिस वाज अंडर तालिबान। 1996 से लेके 2001 तक पूरा अफगानिस्तान तालिबान के रूल में था। 2001 में हाल देखो अफगानिस्तान का, ये सारे एरियाज तालिबान के अंडर, सिवाय इसके। यहां पर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको कहते थे, जिसका नाम था नॉर्दर्न अलायंस। बस ये इलाका तालिबान के अंडर नहीं था, बाकी पूरा तालिबान के अंडर था। तो ऐसा कहा जाता है कि 2001 तक, 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान वॉज अंडर तालिबान कंट्रोल। और 2001 में जब 9/11 अटैक्स हुए, तब फॉरेन फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय अफगानिस्तान में। और जब फॉरेन फोर्सेस आई तो फॉरेन फोर्सेस के दो टारगेट थे। पहला टारगेट ऑब्वियसली अल-कायदा और दूसरा टारगेट था तालिबान, क्योंकि फॉरेन फोर्सेस का, पर्टिकुलरली अमेरिका का, यह मानना था कि तालिबान वॉज सपोर्टिंग अल-कायदा, तो इसलिए तालिबान को भी हम वाइप ऑफ करेंगे। ये भी थे टारगेट में। तालिबान केप्ट ऑन सेइंग कि भाई नहीं, हम नहीं थे, हम नहीं थे, हमको आप गलत तरीके से टारगेट कर रहे हो। बट द फॉरेन फोर्सेस वर ऑफ दिस व्यू पॉइंट की अल-कायदा डिड दिस ऑपरेशन अंडर द पैट्रोनेज ऑफ तालिबान। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तालिबान को पता ना हो कि अल-कायदा ये ऑपरेशन करने वाला है, तो इसलिए ये भी टारगेट पे थे। तो जब ये थे टारगेट पे तो इनको बचना पड़ा। अब अफगानिस्तान की टेरेन ऐसी डिफिकल्ट टेरेन है कि वहां पर इतनी गुफाएं हैं कि आप कहीं से भी घुसो, कहीं भी निकल जाओ, आपको पता नहीं लगेगा, बाहर वाला तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। तो ये तालिबान वाले और अल-कायदा वाले अंडरग्राउंड हो गए।
कई सारे और कंट्रीज में चले गए रहने के लिए, अपनी जान बचानी थी। और 2001 में जो ये पूरा एरिया कंट्रोल में था तालिबान के, अब सिर्फ इतना रह गया था बाय एंड ऑफ 2001। ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, यहां पर एक्सपेंशन हो गया था नॉर्दर्न अलायंसेस का, ये एक्सपैंड हो गए थे इधर। 2003 में वहां पर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होती है। उस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ इंडिया की गवर्नमेंट ने फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करे। बट सवाल यह है कि क्या 1996 से लेकर 2001 तक जब तालिबान पावर में थी तब इंडिया के फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज थे? नहीं थे। इस दौरान कांदाहार हाईजैकिंग भी हुई थी। IC-814 इंडियन एयरलाइंस का जो प्लेन था वो भी हाईजैक करके कंधार लेकर गया थे। ये रहा कंधार अफगानिस्तान में। और यहां पर हाईजैकर्स तो पाकिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, बट तालिबान गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी हमारे नेगोशिएशंस करवाने में उनके साथ। तो हमने उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रखा था, बट फिर भी ये स्टेप उन्होंने लिया। हमने क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रखा था? क्योंकि इनके ऊपर सैंक्शंस थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तालिबान के ऊपर, और हमने इनको एज अ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज कर रखा था। तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश कैसे करोगे? ठीक है। फिर जो 2003 में फॉर्मल डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट बनी, वहां पे उस फॉर्मल डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट का के साथ हमारा एंगेजमेंट था। सिंस 2003 हमारा एंगेजमेंट था उस फॉर्मल डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट के साथ। हमने बहुत सारे वहां पर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करे। सबसे पहली बात तो मैं बताऊं आपको, हमने $3 बिलियन प्लेज करे कि हम वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। 3 बिलियन में से हम $844 मिलियन ही इन्वेस्ट कर पाए। बाकी पाइपलाइन में थे, मतलब 1/3 से लेस हम इन्वेस्ट कर पाए, बाकी पाइपलाइन में थे। कहां कहां इन्वेस्ट किए? ये जरांज दिलाराम हाईवे ये बनाया, वहां का पार्लियामेंट जिसको जिरगा के नाम से जानते हैं वो बनाया। सलमा डैम जिसको हम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जानते हैं, ये बनाया, क्योंकि भाई रेन शैडो रीजन है, सूखा पड़ा रहता है। और एक और प्रोजेक्ट हमने बनाया, उस प्रोजेक्ट का नाम है पुले खुमरी से लेके काबुल तक इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन। पुले खुमरी से लेके काबुल तक ये सब हमने बनाए। ये हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थे। इनके अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सब चीजें बनाई हमने वहां पे, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं जिसको। तो हमारा इन्वॉल्वमेंट वहां पर ठीक ठाक था। बट ये तब तक था जब तक वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। 2018 में ये फॉरेन फोर्सेस जो डिप्लॉयड थी, इनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर आने लग गया कि भाई विड्रॉ करना है अब हमें अफगानिस्तान से। कब तक हमारे सोल्जर्स रहेंगे यहां पे? कब तक हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च होता रहेगा यहां पे? तो जब ये विड्रॉ करने का प्रेशर था, तो वो विड्रॉ करने पे के लिए एक प्लान भी बनाने लगे। प्लान बनाने के लिए वो नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठे फॉरेन फोर्सेस, तालिबान और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि तालिबान हमेशा से ये सिग्नल देती थी कि हम इनोसेंट है, आप हमें जबरदस्ती टारगेट कर रहे हो, हमारा को टारगेट करने से कुछ होगा नहीं। इस तरीके से बेसिकली एक उनकी तरफ से मैसेजिंग आती थी। तो इसलिए उनको बुला भी लिया नेगोशिएटिंग टेबल पे कि आप आओ, क्योंकि फॉरेन फोर्सेस को यह पता था कि अगर ये बिना इनसे बात करे जाएंगे, बिना नेगोशिएटिंग टेबल पे इनको बुलाए जाएंगे, तो ये डेफिनेटली टेक ओवर कर लेंगे हमारे जाने के बाद। तो नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाना एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी थी उनको कन्विंस करने के लिए कि आप भी डेमोक्रेसी अडॉप्ट करो ना, आप भी लड़ो इलेक्शन जैसे ये लड़ रहे, एंड हुएवर विंस द इलेक्शंस विल कम टू पावर। एडमिनिस्ट्रेशन ही तो संभालना है आपने, जैसे आप पहले संभालते थे। यू डू दिस वे। तो उनको इसीलिए नेगोशिएटिंग टेबल पे बुलाया। ये अफगान पीस प्रोसेस शुरू हुआ 2018 में दोहा में, इसलिए इसको दोहा पीस प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। एंड 2021 में कंप्लीट विड्रॉल ऑफ फॉरेन फोर्सेस
एंड कंप्लीट टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान बाय तालिबान हो गया। फोर्सफुल टेक ओवर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया उन्होंने। अब 2021 के बाद से इंडिया का एंगेजमेंट अफगानिस्तान में कैसा है, यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यह जान लो कि हमने वहां पर हमारे जितने भी स्टाफ थे और सिटीजन्स थे उनको इवैक्यूएट किया। ऑपरेशन देवी शक्ति हमने चलाया। इट वॉज एन इवैक्यूएशन प्रोग्राम। फिर 2022 में हमने वहां पर एक टेक्निकल टीम इन द इंडियन एम्बेसी डिप्लॉय कर दी। इस टेक्निकल टीम का काम था ह्यूमैनिटेरियन एड जो हम अफगानिस्तान को दे रहे हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। यह काम था इस टेक्निकल टीम का। अब भाई देखो, बात ऐसी है कि हमने तालिबान को तब भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001, और हमने अब भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था। एंड सिंस अब हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था तो हम इनके साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश करने के लिए आपको रिकॉग्नाइज करना जरूरी है पहले। बट इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज तो हम एस्टैब्लिश कर सकते थे, और इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज ऐसे थे इस टेक्निकल टीम के द्वारा। है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही, कहने को ये ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस प्रोग्राम जो इंडिया के अफगानिस्तान में चल रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कर भी रहे हैं। अफगान्स को अगर इंडिया आना होता है तो वीजा इशुइंग करते हैं ये। बट फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है हमारे इनके साथ। हमारे जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे थे सब बंद हो गए। ओनली ह्यूमैनिटेरियन एड ये दे रहे हैं। और ऐसा करने से हम बेसिकली वहां पर एंगेज तो हैं, प्रेजेंट तो हैं, बट विदाउट फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज। अब हमारा प्रेजेंस वहां पे जरूरी क्यों है? वाई प्रेजेंस इज नेसेसरी? क्योंकि देखो, चाइना के तब भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज थे तालिबान के साथ, उनके अब भी फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज है तालिबान के साथ। तो वो तो हमसे एक कदम आगे है ही अफगानिस्तान में। अभी तो हम चाइना पाकिस्तान नेक्सस से डील करते हैं, तब हमें चाइना अफगानिस्तान पाकिस्तान नेक्सस से डील करना पड़ जाएगा, और वो और ज्यादा खतरनाक होगा हमारे लिए। तो इसीलिए ये टेक्निकल टीम और इसीलिए प्रेजेंस जरूरी वहां पे। चलो, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज ना सही, इनफॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज के माध्यम से। अब सवाल यह होता है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तो आप कर नहीं रहे, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते उसके साथ कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करें? तो इसलिए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि वे फॉरवर्ड क्या हमें रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? अभी थोड़े टाइम पहले रशिया ने भी रिकॉग्नाइज कर दिया है तालिबान को, फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश हो गए। चाइना ने ऑलरेडी कर रखा था। एंड यहां पर क्या हमें रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? सो देखो, एज यूपीएससी एस्पिरेंट मैं तो ये बोलूंगा कि जो सरकार का व्यू पॉइंट है वही आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए। हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार का भी है। अगर आपसे एक क्वेश्चन कहीं पे कोई पूछता है क्या तालिबान को रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए, तो आपको नहीं बोलना है, क्योंकि सरकार का व्यू पॉइंट जो है, अगर सरकार कल को कर देती है तो आपको हां बोलना है, सही किया सरकार ने। बिकॉज एज एस्पिरेंट्स हमारे पास इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है। हम
ओवरटली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते सरकार के डिसीजंस को। अगर करना है तो हमें जर्नलिज्म ज्वाइन करना पड़ेगा, यहां पर तो सिविल सर्विसेज है। बट आपको इसका एक बैलेंस्ड वे में आंसर ऐसे देना चाहिए कि रिकॉग्नाइज किए बिना हमको एंगेजमेंट्स बढ़ाने चाहिए। ह्यूमैनिटेरियन एड एंड असिस्टेंस तो कर ही रहे हैं, अभी अर्थक्वेक आया तो हमने रिलीफ मटेरियल भेजा। वी वर द फर्स्ट वंस टू रिस्पॉन्ड टू द अर्थक्वेक इन अफगानिस्तान। तो रिकॉग्नाइज करे बिना एंगेजमेंट्स बढ़ाओ, दैट शुड बी द पाथ। अब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स तो स्टॉल्ड है भाई, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट स्टॉल्ड है ना। प्राइवेट प्लेयर्स, अडानी भाई, अंबानी भाई, इस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को तो आप कर सकते हो, प्राइवेट टू प्राइवेट तो हो ही सकती है डील्स। तो इस तरीके से अगर आप कर सकते हो अपनी एंगेजमेंट तो करो, वो करना बहुत जरूरी है। वो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान नेक्सस को बनता हुआ नहीं देख सकते। अगर हम वहां प्रेजेंट रहेंगे तो हम पाकिस्तान को भी कंट्रोल में रख सकेंगे और चाइना को भी काउंटर कर सकेंगे। दिस इज व्हाट आवर अप्रोच शुड बी एंड गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड परस्यूइंग दिस अप्रोच। सो इस तरीके से हमें चीजों को सोचना है। एंड आई होप इस वीडियो से आप ये समझ पाए हो कि तालिबान कौन है और हमारा उनके साथ एंगेजमेंट क्या रहा है पास्ट में और अब क्या है और अब जरूरी क्यों है उनके साथ एंगेज होना, ऑब्वियसली बिना रिकॉग्नाइज करें। एंड दिस हैज टू बी फॉलोड, क्योंकि जो सरकार का व्यू पॉइंट है वही हमारा व्यू पॉइंट होना चाहिए एज एस्पिरेंट्स। ये जितनी जल्दी हम समझ जाएंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। ठीक है, सो विद दिस आई कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमें फॉलो करते रहिए। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बता सकते हैं आप लोगों को कौन सा टॉपिक करना है, मैं वो टॉपिक कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए। सो आई वुड बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। नमस्ते, जय हिंद।